तो आज दो खबरें हैं, एक तो एससीओ के समिट के हवाले से बात करेंगे और दूसरा फ्लड जिसने इस वक्त पाकिस्तान के बड़े हिस्से को बहुत बड़े खतरे से दोचार किया होगा। अभी चंद ही मिनट पहले मैं ऑफिस पहुंचा हूं तो एक शाम में इस्लामाबाद में स्पेल था जो अनप्रेसिडेंटेड था। मैं पिंडी से होते हुए जैसे ही श्रीनगर हाईवे पे एंटर हुआ तो कोई आधे घंटे के अंदर इतनी कंसनट्रेटेड रेन स्पेल थी और वहाँ से गुजर के जैसे ही मैं सेक्टर H8 या I8 की तरफ टर्न किया तो आगे बारिश नहीं थी, लेकिन उसके आधे पौने घंटे के बाद उससे दुगनी रफ्तार से I8 और H8 के अंदर उससे दुगनी रफ्तार से बारिश हुई है। आधा पौना घंटा हुई है लेकिन सारी सड़कें भर गई हैं। ये वो क्लाइमेट चेंज है जो तबाही नाजिल कर रही है। आप इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। वेदर वाले बताएंगे कि बारिश का इम्कान है 60, 65, 70% इम्कान लिखा नज़र आता है, लेकिन जब आप उसके अंदर से गुजरते हैं उस स्पेल से तो वो सड़कें भर जाती हैं। वो गाड़ियाँ जो ऊंची थी, मैं खुद ऊंची गाड़ी में था, लेकिन वो गाड़ियाँ भी पानी के अंदर बंद हो गई। वो फिर वो सड़कों पे साइड पे जो कच्ची जगह ग्रीन एरियाज अगर ऊंचे हैं तो वो गाड़ियों वाले ऊपर चढ़ा के खड़े थे। ये तो इस्लामाबाद कैपिटल एरिया की बात हो रही है, लेकिन वो इलाके जो पाकिस्तान के देही इलाके हैं, ग्रीन एरियाज हैं, जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है, पूरा पंजाब जो है वो इस वक्त पानी के नीचे है। और इसका कितने लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है ये हमें अगला साल पूरा बताएगा, जब हमें सब्जियों में, अनाज में मुश्किलात पेश आएंगी। सब्जियां तो पंजाब वाली साइड से बेशतर तबाह हो गई हैं क्योंकि वो तमाम इलाका पानी के नीचे है, लेकिन जैसे ही आप आगे सोचेंगे कि हमारी चावल का क्या बनेगा तो हम बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं। कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने दोबारा बुआई की है, फिर पानी की ऊपर वो लंबी एक तय ऊपर जमा हो गई है, 1-1.5 फुट दोबारा आ गया बारिश से भी और सैलाब से भी जो पीछे से और पानी आ रहा है। तो चावल का क्या बनेगा? हम पैसे $2-2.5 अरब एक्सपोर्ट से कमाते हैं, लेकिन खुद जो खाते हैं उसको गिनते नहीं है, वो कोई $5-7 अरब का होगा, तो खाएंगे कहाँ से? तो ये चीज़ें सारी अभी सोचनी पड़ेंगी और ये पानी आगे अभी जाना है। ये पानी सारा आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और ये सारा फिर सिंध को डुबोएगा। और सिंध को अगर तैयार ना हुआ इसके लिए, जो हमारी नालायकी की इंतहा ये है कि हम हर दफ़ा फ्लड्स में कहते हैं हमारी क्लाइमेट चेंज में कार्बन कंट्रीब्यूशन बहुत ना होने के बराबर है, हम डूब गए हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है हम। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए कुछ मिसालें दी हैं। जैसे वो उन्होंने एक मिसाल दी जो चंद दिन पहले नदीम अफजल चंद ने भी दी। उन्होंने छप्पड़ों की मिसाल दी। अब जब हम छोटे थे बचपन में तो ये सिर्फ गांव में छप्पड़ नहीं थे, हर गली मोहल्ले के अंदर एक छप्पड़ होता था और वो छप्पड़ सरकारी ज़मीन के ऊपर था, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। अब वो तमाम जगह जो है वो कब्ज़ा हो चुकी हैं और कब्ज़ा हो के किसी ने ऊपर हवेली बनाई हुई है, किसी ने फार्म हाउस बनाया हुआ है और जितनी आबी गुजरगाहें हैं, आबी गुजरगाहें हमने कब्ज़ा कर ली हैं। हिल टॉरेंट्स के रास्ते पे भी हमने कब्ज़ा कर लिया, जो दरियाओं के रास्ते थे वो भी कब्ज़ा कर लिया। ग्रीन एरियाज़ जो पंजाब के हैं उसके अंदर पिछले 7-8 साल पहले यहाँ एक बीमारी की हवा चली थी जिसका नाम था हाउसिंग सोसाइटीज़। उसके नाम के ऊपर मोटरवे के इर्द गिर्द जितने ग्रीन एरिया से हमने अपने उसको काट के उसको ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं। किसी की स्कीम बनी है या नहीं बनी, लेकिन हमने ज़री ज़मीनें बर्बाद कर दी हैं। दरियाओं के पानी के रास्ते हमने रोक दिए हैं। समंदर का रास्ता कराची में हमने उसको रोक के उसके अंदर भी फेजेस हाउसिंग सोसाइटीज़ के खड़े कर दिए हैं। तो इसके ऊपर कोई तरीकाकार होना चाहिए। रूडा के ऊपर बहुत बहस हुई है। अब देखिए रूडा रावी का ये जो प्रोजेक्ट था ये 20 सालों से कभी शहबाज शरीफ टेकअप करते थे, आगे नहीं था चलता, कभी कोई और पकड़ता था, आगे नहीं चलता था। ये 6-7 साल पहले इमरान खान के दौर में इसकी लॉन्चिंग हुई और उसके अंदर तमाम बड़े नाम हैं। उसके अंदर अलीम खान का नाम है जो खुद हमारे समा के मेन इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन उसके अंदर बाकी लोगों के भी जिनका मैं नाम लूँ तो आरिफ हबीब का उसके अंदर है प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इन्होंने रीटेक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से बहुत बड़ा एक सेटअप बनाया था जिसके अंदर इनके साथ जो पार्टनर है वो पार्टनर भी कुछ छोटे नहीं है। मैं इन सब लोगों का एहतराम करता हूँ, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा। इसके अंदर आरिफ हबीब है, टब्बा है, फवाद मुख्तार है, इसके अंदर तनवीर साहब का नाम लिखा नजर आता है, अनवार गनी है, कोई एमरेल्ड बे है, कोई सफायर बे है, कोई दिन ग्रुप है, कोई लेक सिटी का प्रोजेक्ट है, लिबर्टी ग्रुप है, फातिमा ग्रुप है एंड आई डोंट नो हाउ मेनी अदर्स। ये तो चंद एक वो नाम है जो मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं न्यूज़ सोर्सेज से सर्च करने के बाद, और बड़ा प्राइड लेते हुए ना इमरान ने इसको एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था। ख़राबी कहाँ शुरू होती है? क्या प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ उस अनाउंसमेंट में ख़राबी थी, बीमारी थी उस चीज़ के अंदर? इससे बड़ी ख़राबी ये थी कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज किया था उसके साथ एक बहुत बड़ी लेक बनानी थी कि पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा। रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो 30 साल बाद आए बरसात का पानी, 50 साल बाद आए या 100 साल बाद आए, उसने आना है, उसको डाइवर्ट करना था। वो चैनल कहाँ है? इसके किनारे जो एम्बैंकमेंट्स थे, इसके जो बंद बनाने थे वो कहाँ पर है? वो भी नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो प्लान बनाने वाले थे, प्लानर्स थे, उनसे
तलब करके उनसे पूछना चाहिए था कि जब आपने 2019, 20, 21 जब भी ये प्रोजेक्ट आपने बनाया, ये 15-20 साल से किताबों में प्रोजेक्ट, तो आपने जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई थी, वो लेक किधर है, वो 26-23 मील वाली लेक किधर है, वो जो रिवर को चैनलाइज करना था, पानी को रास्ता देना था, वो कहाँ पर है, जो इसके बन बनने हैं वो बन किधर है। और अगर किसी ने वायोलेशन की है, अगर कोई रिवर बेड के अंदर चला गया जो आपके लॉ में गुंजाइश नहीं थी, तो उसको बिजली का कनेक्शन भी मिला होगा, उसको पानी का कनेक्शन भी मिला होगा, वो कैसे मिला होगा। फिर आपने ट्री प्लांटेशन करनी थी, ट्री प्लांटेशन कहाँ पर है, वो तो ग्रे स्ट्रक्चर्स आपने खड़े किए ना, तो दरख्त कहाँ गए, दरख्त तो वहाँ लगाने थे, आपने तो कहा था कि इसको ग्रीन एरिया आपके तौर पर हमने डेवलप करना है, साइड पे इस पे पार्क्स बनेंगे, जंगलात बनेंगे, वो कहाँ पर है। मैं जिस वक्त ये स्कीम लॉन्च हो रही थी उस वक्त भी इस पर सवाल उठाता था। एक 2 प्रोजेक्ट्स पे मुझे शदीद इतराज़ात हैं, दूसरा भी अभी है, वो वॉल्टन वाला। वॉल्टन हिस्टोरिकल प्लेस थी, उसको हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर आप ट्रीट कर सकते थे, उसको भी आपने बिजनेस हब के तौर पर लॉन्च करके, बड़े शहरों में इतनी आपके पास गुंजाइश नहीं है कि वो आपका ड्रेन सिस्टम पुराना जो है उसको चला सके, उसके अंदर गाड़ियां गुजरने की जगह नहीं है, तो उसको और तंग करने की बजाय फैलाना चाहिए आपको, आप उसके अंदर ही चीज़ें घुसाए जाते हैं। रावी वाला प्रोजेक्ट यही कह के लॉन्च किया गया था, लेकिन जिन्होंने प्लान बनाया था वो प्लान कागजों में तो कहीं लिखा हुआ है, अमल कोई नहीं किया गया। तो कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन लोगों को तलब करके सवाल जवाब भी होना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि ये सारा क्यों हुआ। और जिन्होंने जहां जहां पर दरियाओं के अंदर होटल बनाए हैं, रिसोर्ट्स बनाए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको भी पूछें। जिन्होंने जंगलात काट दिए हैं सारे, ये केपी और जीबी वाली साइड पे दरख्तों की चोरी हुई है ना, पहाड़ लगे हुए हैं दरख्तों के, वो वीडियोस बना बना के लोग भेजते हैं कि ये पता नहीं वो तुम काउंटलेस है, मैं तो उनको ये भी नहीं बता सकता कि कितने हज़ार दरख्त कटे हुए हैं, वो ढेर पूरा पहाड़ लगे हुए हैं दरख्तों के काट काट के। उसका भी तो कोई जिम्मेदार है, वहाँ पे भी कोई हुकूमतें हैं, वो पूछें ये जंगलात किसने काटे हैं। हमारे पास तो वो जो एरिया, वो फॉरेस्ट एरिया, वो वैसे ही बहुत लो परसेंटेज में, ये काट देंगे तो फिर हम तो अपनी तबाही खुद कर रहे हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है। इस्लामाबाद के अंदर जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी, यहाँ हर दूसरी गली का एंड किसी ना किसी नाले के ऊपर जाके होता है, वो क्लोज्ड एंड स्ट्रीट लिखा नजर आता है और क्लोज्ड एंड आमतौर पर किसी नाले की तरफ ही जाती है। पिछले 30-35 सालों में, 35 साल से इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने उन नालों को सिर्फ तंग होते हुए देखा है, ये नहीं देखा कि उसकी सफाई सुथराई करते, उसकी साइड्स को डेवलप करते, दोनों तरफ ग्रीन एरियाज बनाते। ये मैं एक से ज़्यादा मिनिस्टर्स को पर्सनली दरख्वास्त कर चुका हूँ, मैं उन सारों के नाम नहीं लेता, कि इसके किनारों पे आप दरख्त लगाएं, ग्रीन एरियाज बनाएं, इसको अंदर से इसके पत्थर लगाएं, ये नाले आपके साफ भी हो जाएंगे और महफूज गुजरगाहें हैं ये पानी की, इस्लामाबाद डूबेगा नहीं। तो कोई काम करने की तो जहमत हमने करनी ही नहीं है ना। जो 1000-2000 अरब फेडरल गवर्नमेंट लगाती है और 4-5 हज़ार अरब सूबे लगाते हैं, अगर हमने अगले 20-25 साल ये क्लाइमेट चेंज पे इन्वेस्ट ना किया तो हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। यहाँ फूड शॉर्टेजेस आएंगी, 3-4 साल फ्लड्स के आया करेंगे, फिर अगले 1-2 साल ड्राउट ईयर्स आया करेंगे, और कोई दुनिया की साइंस नहीं है कि वो हमें इस तबाही से बचाए। फिर इल्ज़ाम किसी को नहीं देना चाहिए, खुद अपना सर पीटना चाहिए कि जिसको अल्लाह ने मौका दिया तो उसने उसके ऊपर काम नहीं किया। खुद आज काम करें, आज काम करें, तो फिर ये रास्ता निकलेगा।